एक मॉडल, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन और आखिर में एक माँ। एक ऐसी लड़की जिसके दिल में सबके लिए प्यार था, दया थी और स्नेह था। जो लोग उसकी ज़िंदगी में उससे अलग हो गए थे, वो उन लोगों का भी उसी तरह से ख्याल रखते थे कि जैसे कि वो लोग उससे कभी जुदा हुए ही ना हो। लेकिन यही प्यार, यही दया और यही स्नेह एक दिन उसकी ज़िंदगी के लिए जानलेवा बन जाएगा और उसके अपने ही उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये बात उस लड़की को पता ही नहीं। जी हाँ, ये कहानी है एबी चोई की। एबी चोई एक ऐसी कामयाब लड़की थी जिसको शब्दों में बयान नहीं। एबी चोई का जन्म 11 जुलाई 1994 को हांगकांग में एक बेहद ही अमीर चाइनीज परिवार में हुआ था। चोई के पिता के चाइना में और हांगकांग में कंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे बिजनेसेस हैं और उसकी माँ एक हाउसवाइफ है। चोई अपने माँ बाप की सबसे बड़ी औलाद थी। चोई से छोटी उसकी 3 बहनें हैं, जिनमें से 2 की उम्र इस वक्त 8 और 10 साल है। चोई अपने बचपन से ही बेहद क्यूरियस और चीज़ों को जल्दी समझने वाली लड़की थी। उसका बचपन से ही एक मॉडल बनने का सपना था और अपनी पढ़ाई के साथ साथ चोई ने अपने ड्रीम को भी चेस किया। चोई ने हांगकांग की यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी की और बस फिर क्या था, चोई निकल पड़ी अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने। चोई के टाई-अप्स बड़ी बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज के साथ थे और साथ में उसके पास बेहिसाब पुश्तैनी दौलत भी थी, जिसके बलबूते उसने अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया था। रियल एस्टेट सेक्टर में चोई ने अपना सिक्का जमा लिया था और उसकी नेटवर्थ अब तक तकरीबन $30 मिलियन के आसपास पहुंच गई थी, यानी कि लगभग 24.5 अरब रुपए के आसपास। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतनी सी ही उम्र में वो एक अरबपति बन गई। आप चोई की कामयाबी का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि चोई की फ़ोटो मशहूर फ्रेंच मैगजीन ला ऑफिशियल मैनेको के कवर पर थी। और सोशल मीडिया की तो पूछे ही मत। इंस्टाग्राम, फेसबुक और चाइना की अपनी सोशल मीडिया ऐप्स पर उसके लाखों फॉलोअर्स थे जो इसको बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। इसी के साथ एबी चैरिटी के काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। एबी ने द एबी एंड पाउंड्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक एनिमल रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई थी, जिसके माध्यम से आवारा जानवरों की देखभाल की जाती। चैरिटी के एक सदस्य ने बताया था कि एक बार एबी को एक घायल बिल्ली रास्ते में कराते हुए दिखाई दी थी। उस बिल्ली के शरीर पर जो जख्म थे वो बहुत ही बुरी तरह से सड़ने लगे थे और उन जख्मों में कीड़े भी पड़ गए थे। सबको लग रहा था कि वो बिल्ली बचेगी नहीं, लेकिन एबी को यकीन था कि वो बिल्ली शायद बच जाएगी। इसलिए एबी उस बिल्ली को अपने साथ ले आई और उस बिल्ली की उसने खुद से ही बहुत देखभाल की और सच में चमत्कारिक रूप से वो बिल्ली बिल्कुल ठीक हो गई और हर कोई ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। आप खुद सोचिए कि हमारी एबी कितनी दयालु और नेक दिल लड़की। अगर कुल मिलाकर कहें तो चोई ने बहुत कम उम्र में ही कामयाबी का स्वाद चख लिया था, लेकिन वहीं इसके दूसरी तरफ इसी बेहद कम उम्र में उसने शादी भी कर ली। महज 18 साल की उम्र में चोई ने अपने दोस्त एलेक्स वोंग से साल 2012 में शादी कर ली थी। उस वक्त दोनों की लगभग एक ही उम्र थी। इस शादी से एलेक्स और चोई को 2 बच्चे हुए थे और दोनों ही लड़के थे, जिनमें से बड़े लड़के की उम्र तकरीबन 10 साल के करीब है आज की तारीख। चोई एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी होने के साथ साथ एक अच्छी बहू होने का फर्ज भी अच्छे से निभा रही। एलेक्स का परिवार इतना ज़्यादा रईस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी चोई ने एलेक्स को अपना हमसफ़र बनाया और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपनी खुद की और एलेक्स के साथ साथ उसके परिवार की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खुद उठा ली। उसने परिवार के खर्चों से लेकर परिवार के सदस्यों को प्रॉपर्टी दिलाने तक के लिए सिर्फ अपना रुपया लगाया। यहाँ तक कि एलेक्स का बड़ा भाई, क्योंकि अभी पूरी तरह से बेरोजगार था, उसको उसने अपने पर्सनल ड्राइवर के तौर पर नौकरी पर रख लिया और उसको उसकी तय रकम से ज़्यादा ही वो पे करने लगे। सब कुछ इन दोनों की ज़िंदगी में लगभग सही चल रहा था, लेकिन साल 2015 में एलेक्स वोंग का नाम $5 मिलियन के एक गोल्ड स्कैम में आता है और वहीं से इनका रिश्ता बिखरना शुरू हुआ। साल 2015 का अंत आते आते इन दोनों के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आखिरी में इन दोनों का तलाक हो गया। लेकिन इसमें भी एक कमाल की बात थी कि चोई ने अपने पुराने ससुराल वालों को खुद से दूर नहीं किया था, यानी कि एलेक्स वोंग के परिवार वालों से उसने अपने संबंध पूरी तरह से खत्म नहीं किए थे। तलाक होने के बावजूद भी वो उनसे ऐसे मिलते थे कि जैसा कि वो आज भी उनके घर की ही बहू हो। चोई ने एलेक्स के भाई एंथनी को भी नया घर दिलाने में फाइनेंशियल सपोर्ट की थी। आज के ज़माने को देखकर बड़ी हैरानी होती है कि कोई आज भी इस कदर रिश्ते निभा सकता है। एलेक्स से तलाक के बाद चोई की मुलाकात अपने नए पार्टनर टैम चुक वॉन से हुई, जिसको लोग क्रिस टैम के नाम से भी जानते हैं। टैम एलेक्स से अलग एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है। टैम के पिता का एक कैजुअल रेस्टोरेंट चेन का बिजनेस है, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी खासी कमाई होती है। जैसे कि चोई और टैम का लाइफस्टाइल एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता था, इसलिए इन दोनों की एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी जमने लगी। चोई और टैम के भी 2 बच्चे हुए, लेकिन यहाँ पर एक खास बात थी कि टैम और चोई की शादी नहीं हुई थी। वो दोनों एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। एक तरह से मैंने यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि उनकी एक मैरिज सेरेमनी हुई थी, लेकिन लीगली शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी।
और हांगकांग में लीगली शादी रजिस्टर करवाने वालों को ही शादीशुदा कपल्स माना जाता है। ये लिव इन रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं चोई की मौत का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाली। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप में आने के बावजूद भी चोई अपने पुराने ससुराल वालों से पहले की तरह अपना रिश्ता मेंटेन कर रही थी। उसने एलेक्स वोंग के परिवार वालों को हांगकांग के एक पॉश इलाके तंदूरी हिल्स में 1820 स्क्वायर फुट का एक लग्जरियस अपार्टमेंट खरीद कर दिया था। सिंगापुर के अखबार द स्टेट टाइम्स के अकॉर्डिंग चोई ने एलेक्स के भाई एंथनी वोंग के साथ एक बार पैनकेक स्टॉल का बिजनेस भी शुरू किया था। एंथनी वोंग के साथ चोई का रिश्ता बहुत अच्छा था। इसकी एक बड़ी वजह थी कि एंथनी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी थी जो लगातार उसको चोई से मिलती रहती थी। एंथनी के इंस्टाग्राम पोस्ट को अगर देखें तो उससे साफ पता चलता है कि एंथनी उसको अपनी बहन जैसा होने का दावा करता है। वो बहुत सी पोस्ट में उसकी बर्थडे पार्टी में भी दिखाई पड़ता है और वो उन पोस्ट में उसको हैप्पी बर्थडे सिस करके संबोधित करता है। उन पोस्ट को देखकर साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा मानते थे। आगे जो मैं आपको बताऊंगा उस पर तो सच में आप यकीन ही नहीं करेंगे। चोई टैम और एलेक्स के परिवारों के साथ वेकेशंस पर जाया करती थी और वो दोनों ही परिवारों को एक साथ लेकर जाया करते। यानी कि अक्सर चोई के पुराने ससुराल वाले और चोई के नए ससुराल वाले उसके साथ घूमने फिरने के लिए बाहर जाया करते थे और वेकेशन ट्रिप्स का पूरा खर्चा चोई खुद अकेले उठाया करती थी। मतलब मैंने तो आज तक ऐसी लड़की कहीं नहीं देखी जो इस कदर रिश्ते निभाना चाहती थी। भला कौन अपने तलाकशुदा पार्टनर और उसके परिवार वालों के साथ इस तरह से रिश्ते निभाता है, और वो भी इस जमाने में। लेकिन धीरे धीरे एलेक्स और उसका परिवार लालची होता गया। वो लोग अपनी महंगी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एबी चोई का इस्तेमाल करने लगे, चाहे वो महंगे कपड़े खरीदना हो या फिर महंगा खाना खाना हो। एलेक्स वोंग का परिवार उस परजीवी की तरह बन गया था जो अपने होस्ट का खून चूस कर जिंदा रहता है। लेकिन हर परजीवी का एक अंत होता है और वही अंत अब वोंग परिवार के लालच का होने वाला था। एबी चोई वोंग परिवार के महंगे महंगे खर्चों से काफी तंग आ गए थे। आखिर कोई किसी के लालच की भरपाई कब तक कर सकता है? तो एबी ने सोचा कि तंदूरी हिल्स वाला जो अपार्टमेंट है उसको बेच दिया जाए और उसको बेचकर जो रुपए आएंगे उसको कहीं अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए। और साथ ही साथ एबी ने वोंग परिवार को एक दूसरी जगह घर दिलाने का भी सोच रखा था। यानी कि वो उन लोगों को बिल्कुल बेघर नहीं करना चाहती थी, बल्कि उनको भी एक सिक्योर जिंदगी देना चाहती थी। लेकिन एबी की यही सोच उसके लिए एक ऐसा जहर बन गई जिसने उसकी आखिर में जान ही ले ली। असली विवाद एबी और उसके पूर्व ससुराल वालों के बीच तभी शुरू हुआ जब एबी ने तंदूरी हिल्स वाला अपार्टमेंट बेचने का फैसला किया। वोंग परिवार ने कहा कि अगर वो घर बेच देगी तो वो लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। तो एबी ने कहा कि वो उन लोगों को बेघर नहीं करेगी, बल्कि उनको किसी दूसरी जगह पर वो घर खरीद कर देगी। लेकिन वोंग परिवार को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वोंग परिवार की डिमांड थी कि अगर एबी उन लोगों को तंदूरी हिल्स वाले अपार्टमेंट के जैसा ही घर दिलवाए तब वो उसको ये वाला अपार्टमेंट बेचने देंगे। मतलब वोंग परिवार को एक पॉश जिंदगी की आदत लग गई थी। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर आप एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं तो जरूर जी सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से अपने शौक पूरा करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर वोंग परिवार को हराम के रुपयों की आदत लग चुकी थी। वो लोग एबी की कमाई पर ही फलना फूलना चाहते थे। लेकिन अब उनकी इस ख्वाहिश पर पूर्ण विराम लगने वाला था, क्योंकि एबी शायद अब उनकी और ज्यादा फंडिंग नहीं करने वाली थी। वोंग परिवार एबी को यह अपार्टमेंट बेचने ही नहीं देना चाहता था, इसलिए एबी को मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि यह अपार्टमेंट एलेक्स के पिता वोंग काओ के नाम था। एबी ने यह अपार्टमेंट वोंग काओ के नाम से इसलिए खरीदा था क्योंकि वोंग काओ एक सीनियर सिटीजन थे और हांगकांग में सीनियर सिटीजन के मकान खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में एक भारी छूट मिलती। वोंग काओ के नाम से यह अपार्टमेंट खरीदने पर एबी के 8 मिलियन हांगकांग डॉलर्स बचे थे, यानी कि लगभग 1 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास। अब वैसे तो यह घर लीगली वोंग काओ के नाम पर था, इसलिए एबी इस अपार्टमेंट को आसानी से बेच भी नहीं सकती। लेकिन कोर्ट ने एबी से कहा कि अगर तुम किसी तरह ये साबित कर दो कि इस अपार्टमेंट की पेमेंट तुमने की है तो शायद ये घर बेचने का हम ऑर्डर दे सकते हैं। और ये साबित करना एबी के लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि एबी ने अपार्टमेंट खरीदने के लिए जितनी पेमेंट्स की थी या तो वो बैंक के थ्रू थी या फिर चेक्स के थ्रू थी। ये बात एबी ने कोर्ट में साबित भी कर दी और कोर्ट ने अपार्टमेंट बेचने का ऑर्डर एबी के हक में दिया। लेकिन ये बात अभी किसी भी आर्टिकल में क्लियर नहीं है कि एबी ने यह घर बेचा था कि नहीं। जब फैसला एबी के हक में आया तो वोंग परिवार बुरी तरह से घबरा गया। उन्होंने सोचा कि अब तो वो बेघर हो जाएंगे और उनको जिंदगी की जो आज़ाइशें हैं वो शायद नहीं मिल पाएंगी। लेकिन वोंग परिवार के पास एक मास्टर प्लान था जो उनके अनुसार उनको बचा सकता था। और उनका प्लान कुछ यूं था कि अगर वोंग परिवार किसी तरह एबी को रास्ते से हटा दे तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके 2 बच्चों के नाम हो जाएगी जो एलेक्स से एबी को हुए थे। क्योंकि टैम और एबी की अभी लीगली शादी नहीं हुई थी, इसलिए टैम से एबी को जो बच्चे हुए थे उनका लीगली प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं था। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हांगकांग का एक नियम है कि अगर
बिना शादी के बच्चे होते हैं तो उनका जमीन या जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं होता, और इस मौके का फायदा वोंग परिवार उठा सकता था। वोंग परिवार ने एबी को मारने की एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची। अब आगे ये कहानी बहुत ही ज्यादा ग्रूसम होने जा रही है, इसलिए जो लोग मारकाट वाली बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते वो प्लीज वीडियो को यहीं पर ड्रॉप कर दें। 21 फरवरी के दिन एंथनी वोंग अपनी 7 सीटर कार लेकर एबी को लेने कंदूरी हिल्स वाले उसके फ्लैट पर पहुंचा, और वहीं से दोनों एबी की बेटी को स्कूल से लेने के लिए हमेशा की तरह निकले। और उस दिन के बाद से एबी को किसी ने नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दुनिया के नक्शे से बस गायब ही हो गई हो। 24 फरवरी को हांगकांग के ताइपो विलेज हाउस के पास से लोकल लोगों को एक सर कटी लाश घास की झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। उस लाश का ना तो सर था, ना पैर थे, और ना ही उस लाश के हाथ थे, और उस लाश का जो बाकी धड़ था वो भी बुरी तरह से जख्मी था। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाया। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और मिसिंग औरतों के डेटाबेस में पुलिस ने उस सिर कटे लाश की पहचान करनी शुरू की, क्योंकि लाश को देखकर साफ था कि ये किसी लड़की की लाश है। और फिर जो जानकारी पुलिस के हाथ लगी उसको देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। वो लाश थी 28 साल की एबी चोई की, जो 21 फरवरी से ही लापता थी। अब सवाल यह था कि आखिर भला कोई क्यों एबी का कत्ल करेगा, क्योंकि उसके परिवार से फिरौती की कोई मांग नहीं की गई थी, इसलिए किडनैपिंग का केस तो मालूम नहीं पड़ रहा था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि अगर किसी को एबी को मारना ही था तो सीधी तरह से वो एबी को मार सकता था, लेकिन कातिल ने बड़ा ही बेरहम तरीका अपनाया था कत्ल कर। इसलिए पूरा केस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नजर आ रहा था, क्योंकि अगर कातिल एबी की पहचान मिटाना चाहता था तो वो सिर्फ उसका सर गायब करता, लेकिन यहाँ पर तो उसके हाथ, उसके पैर, उसकी पसलियां भी गायब थी, जिससे ये केस काफी उलझा हुआ मालूम पड़ रहा था। लेकिन पुलिस को असली कातिल तक, बल्कि कहना चाहिए कि कातिलों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पुलिस ने कंदूरी हिल्स वाले फ्लैट के पास के सीसीटीवी से एबी की 21 फरवरी की आखिरी फुटेज निकाली, जिसमें वो साफ तौर पर एंथनी की 7 सीटर कार में बैठकर जाती हुई दिखाई देती है। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से भी कंफर्म किया कि आखिरी बार उन्होंने एबी को एंथनी और वोंग परिवार के साथ ही देखा था। पुलिस ने बिना कोई देरी किए तुरंत वोंग परिवार की सारी प्रॉपर्टीज का सर्च वारंट निकलवाया, और जब पुलिस ने वोंग काओ के एक किराए के घर पर छानबीन करी तो जो चीज पुलिस के सामने आई, यकीन मानिएगा कि मैं नहीं समझता कि ऐसा दृश्य वो पुलिस वाले कभी भी अपने जीवन में भूल पाएंगे। पुलिस को उस घर में मांस काटने वाले कई हथियार मिले, जिसमें मीट कटर, मीट ग्राइंडर, फेस शील्ड, 2 अलग अलग तरह के हथौड़ों के साथ में रेनकोट और मास्क भी मिले। देखने में पूरा सीन एक स्लॉटर मकाबरे जैसा लग रहा था। मतलब पूरे सेटअप को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इस सेटअप को मार काट के लिए ही तैयार किया गया था। जब पुलिस ने फ्रिज खोला तो पुलिस के सामने फ्रिज में रखे फल सब्जियों के साथ इंसानी हाथ, 2 इंसानी पैर और शरीर के दूसरे अंग भी रखे थे। जब पुलिस ने गैस के ऊपर रखे बर्तन को खोला तो उसमें सूप था, और उस सूप में कुछ सब्जियां तैर रही थी, और उन्हीं सब्जियों के साथ तैर रहा था एक कटा सर, और वो कटा सर था 28 साल की एबी चोई। पुलिस को वहां से एबी का एक पर्पल कलर का हैंडबैग भी मिला, जिससे कंफर्म हुआ कि एबी को यहीं लाया गया था। जब पुलिस ने 25 फरवरी को एंथनी, वोंग और ली को अच्छे से रिमांड पर लिया तो उन्होंने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले उनसे पूछा कि आखिर एलेक्स कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि एलेक्स हांगकांग छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने बिना देरी किए तुरंत एलेक्स के लिए एक मैनहंट शुरू किया, और उसकी सही जानकारी देने वाले को लगभग 2 लाख हांगकांग डॉलर देने का पता है। पुलिस ने एलेक्स को तब पकड़ा जब वो एक बोट से हांगकांग छोड़कर चीन जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को एलेक्स के पास से 5 लाख हांगकांग डॉलर भी मिले, और साथ में कई लग्जरी घड़ियां भी मिली, जिनकी कुल कीमत 4 मिलियन हांगकांग डॉलर्स के आसपास थी। वहीं पुलिस ने एलेक्स के साथ यॉट रेंटल कंपनी के एक 41 साल के एम्प्लॉय, जिसका नाम लैम था, उसको भी गिरफ्तार किया। लैम एलेक्स की हांगकांग छोड़कर भागने में मदद कर रहा था, जिसके एवज में एलेक्स ने उसको 1 लाख हांगकांग डॉलर देने का वादा किया था। फिर पुलिस ने इन चारों को एक साथ बिठाकर इनका पूरा कबूलनामा सुना। अपने कबूलनामे में चारों ने स्टेप बाय स्टेप कत्ल का पूरा प्रोसीजर बताया। पूरे कत्ल का मास्टरमाइंड एलेक्स और एंथनी का बाप वोंग काओ था। उसी ने पूरे कत्ल की मास्टर प्लानिंग की। आपको बताता चलूं कि पहले वोंग काओ खुद पुलिस में था। उसको बेहतरीन पुलिस सर्विसेज के लिए 2001 में मेडल भी मिला था, लेकिन साल 2005 में एक रेप केस में वोंग काओ के इन्वॉल्वमेंट के चलते उसको मजबूरन पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। 21 फरवरी को एंथनी हमेशा की तरह एबी को लेने उसके कंदूरी हिल्स वाले फ्लैट पर गया। वहां से दोनों एबी की बेटी को स्कूल से लेने के लिए निकले। एबी की बेटी के स्कूल से पहले लॉ एंड रॉक टनल पड़ती है, जो हांगकांग के नॉर्थ में पहाड़ों को चीर कर निकलती। उसी लॉ एंड रॉक टनल के एंट्रेंस पर अचानक एंथनी ने अपनी कार रोकी, और वहां पर एंथनी और एबी के साथ अब उस कार में एलेक्स भी उनके साथ सवार हो गया था। एबी को उसमें कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से पहले भी मिलते जुलते रहते थे। तभी थोड़ा आगे जाकर एलेक्स ने एबी के सर पर एक बहुत भारी चीज से वार किया,
और एबी वहां पर तुरंत बेहोश हो गई। अब एंथनी और एलेक्स अपनी 7 सीटर कार में बेहोश एबी को लेकर हांगकांग के सी साइड गाँव लंग माई स्वैन में एक 3 मंजिला किराए के घर में लेकर गए, जो कुछ अब पहले ही वॉन्ग काउक ने किराए पर लिया था। इस घर को किराए पर लेने का मकसद ये था इस घर को हत्या के लिए इस्तेमाल कर। अब तीनों बाप बेटों ने मिलकर एबी को एक बड़ी सी टेबल पर लेटाया और फिर उन्होंने अपना सबसे घिनौना काम शुरू किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक मीट कटर से एबी के हाथ और उसके पैर काटे और वहीं उसकी गर्दन उन्होंने चॉपर से काटकर धड़ से अलग कर दी। उन्होंने उसके ब्रेस्ट के बीच का पोर्शन खोलकर उसके सीने से उसकी पसलियां अपने हाथों से बाहर निकाल ली और इतना ही नहीं, उसके आंतरिक अंगों को भी बाहर खींच कर निकाल लिया। उन्होंने उन अंगों के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और उन अंगों का पूरी तरह कीमा बना दिया। इन तीनों की दरिंदगी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने उसके शरीर के मांस को पकाना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने उस पके हुए मांस को बड़े ही चाव से स्वाद लेकर खाया। जो मांस वो खा नहीं सके, उस मांस को उन्होंने फ्रिज में दूसरी सब्जियों के साथ रख दिया, जो कि बाद में पुलिस को उसी फ्रिज से बरामद हुआ था। उन्होंने एबी के कटे हुए सर को एक कुकिंग पॉट में पानी और मसाले और दूसरी सब्जियों के साथ डालकर उबाल दिया और बाद में उस पक चुके सूप बड़े मजे से खाया। पुलिस को जब एबी का कटा हुआ सर मिला तो उसमें सर के पीछे की तरफ एक बड़ा सा छेद था, जो कार में एलेक्स के हमला करने के बाद हुआ था। पुलिस को पसलियों की हड्डियों सहित बहुत सारा कटा हुआ मांस मिला, लेकिन अभी भी एबी के बहुत सारे अंग गायब थे, जिनकी खोजबीन की जा रही है। पुलिस ने सारे सबूतों को अपने कब्जे में लिया और साथ में वो फ्रिज पुलिस फोरेंसिक के लिए अपने साथ ले गई, जिसमें एबी के शरीर के कटे हुए अंग रखे थे। पुलिस ने तीनों बाप बेटों के साथ एलेक्स की मां ली को भी गिरफ्तार किया, लेकिन उस पर कत्ल के चार्जेस नहीं लग सके क्योंकि उसका कत्ल में सीधा इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ली पर सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए। साथ में पुलिस ने लंग में स्वैन में ट्रिपल स्टोरी वाले रेंटल हाउस के 47 साल के मकान मालकिन मिस वू को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मिस वू के एक दूसरे फ्लैट को एलेक्स ने छुपने के लिए भी इस्तेमाल किया था। खबरों से यह भी पता चलता है कि मिस वू एक मसाज पार्लर में काम करती हैं और मिस वू का अफेयर पिछले 6 महीनों से वॉन्ग काउ के साथ चल रहा था। ओरिएंटल डेली न्यूज के एक आर्टिकल के अनुसार मिस वू अपने कलीग्स को बताती थी कि वॉन्ग काउ एक बेहद ही अमीर आदमी है जो उसका ख्याल रखना चाहता है और वो कभी कभार काम के सिलसिले में ही यहीं पर आता है। पुलिस ने 7 मार्च को एक 29 साल की लड़की आयरिन पुन हाविन को भी चीन के शहर शेंजान से गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उसने एलेक्स की हांगकांग से भागने में मदद की थी। उन पर 8 मार्च को चार्जेस लगाए गए, लेकिन उसको 50,000 हांगकांग डॉलर्स के जमानत राशि पर जमानत मिल गई, लेकिन उन पर ट्रैवलिंग बैन लगा दिया गया और उसको हांगकांग छोड़ने की सख्त मनाही है। वही पुलिस की एक स्पेशल यूनिट फ्लाइंग टाइगर्स ने जंग बे सेमेट्री में स्नीवर डॉग्स के साथ एबी के मिसिंग पार्ट्स को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि पुलिस को टिप मिली थी कि एंथनी और एलेक्स वहां पर देखे गए थे। कानून के जानकारों का कहना है कि एलेक्स, एंथनी और वॉन्ग काउ को मौत की सजा होनी चाहिए कायदे से, लेकिन हांगकांग में मौत की सजा पर साल 1993 में बैन लगा दिया गया था। इसलिए अब हांगकांग में मैक्सिमम पनिशमेंट उम्र कैद की ही है। अफसोस, कोई कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन एबी के हत्यारों को शायद सबसे बड़ी सजा उम्र कैद ही मिलेगी। एबी की मां ने कोर्ट में तंदूरी हिल्स वाले अपार्टमेंट को बेचने से रोकने के लिए एक पेटिशन दायर की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अपार्टमेंट की पूरी पेमेंट एबी ने की थी, इसलिए यह अपार्टमेंट एबी को ही बिलोंग करता है। प्रयास है कि एबी की सारी प्रॉपर्टी उसके एलेक्स से जो बच्चे हुए हैं उनको मिलेगी, मगर मुझे नहीं लगता कि एलेक्स या उसका परिवार कभी एबी की जायदाद का इस्तेमाल कर पाएगा। मतलब मुझे तो ये सब जानकर ही हैरत होती है कि जिस इंसान के साथ आपने अपनी जिंदगी का इतना खूबसूरत हिस्सा बिताया हो, जिस इंसान से आपने एक वक्त पर ही सही लेकिन प्यार किया हो, उस इंसान को भला आप कैसे मार सकते हैं सिर्फ इसीलिए कि अब आपकी और उसकी आपस में नहीं बनती है। मुझे लगता है कि शायद एलेक्स को कभी एबी से प्यार था ही नहीं, वो सिर्फ एबी और उसके रुपयों को इस्तेमाल कर रहा था। अभी इन सब का ट्रायल चल रहा है, अब आगे उनको क्या सजा होती है इसकी जानकारी मिलते ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।